नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 10 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, बीजेपी की, एनडीए की, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका लगा था जब एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जो संसद का प्रस्ताव था, सर्वसम्मति से दोनों सदनों से, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और तय किया कि जजेस का अपॉइंटमेंट खास तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो कॉलेजियम सिस्टम से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होगा, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, सरकार की उसमें कोई सलाह नहीं होगी। तो ये माना कि सरकार से दूर रहेगा अगर जजों का अपॉइंटमेंट का मुद्दा, तो वो ज्यादा निष्पक्ष होगा। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि जब सरकार का दखल होता था, ये 1993 में बना है कॉलेजियम सिस्टम, उससे पहले सरकार तय करती थी। केंद्र सरकार यानी एक तरह से आप कहिए प्रधानमंत्री जो है वह औपचारिक रूप से तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तय करती थी कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, कौन नहीं बनेगा, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नहीं बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। तब तक देश में न्याय व्यवस्था गर्त में थी, ऐसा तो नहीं कह सकते, और कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो गया, ऐसा भी दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, तो इसलिए सरकार को मानना पड़ा। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने उसके बाद इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं। सरकार ने उस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया। उसका एक सीधा सा संदेश ये था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ईगो का मुद्दा है या टर्फ वॉर चल रही है, ऐसा कोई संदेश देश में जाए। इसलिए गलत मानते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत होते हुए भी सरकार ने उसको मान लिया था। दूसरा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू पर। इस मुद्दे पर भी सरकार ने असहमत होते हुए भी अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं है। मुझे लगता है जो भी कदम अब उठाया जाएगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी उसको रद्द कर दिया। उसके 2 आधार बताए, उसको रद्द करने का, उसको अमान्य करने के 2 आधार सुप्रीम कोर्ट ने बताए। एक ये कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंसी से मतलब था सुप्रीम कोर्ट का कि वोटर जो है उसको जो जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका उल्लंघन होता है। यानी उसको ये नहीं पता चलता कि किस कॉर्पोरेट ने कितना बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को और कितना दिया। ये जानकारी वोटर को होना जरूरी है, जैसे वोटर को ये जानना जरूरी है कि उसका उम्मीदवार कौन है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर कोई आपराधिक केस है या नहीं। इस तरह की जो जानकारी एफिडेविट में देनी पड़ती है, उसी के साथ ये जानकारी भी होनी चाहिए। एफिडेविट में नहीं, लेकिन ये जानकारी जो है वो चूंकि उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम। और दूसरा ऐतराज था सुप्रीम कोर्ट का कि केंद्र सरकार ने जो अपर लिमिट थी पॉलिटिकल डोनेशन की, उसको हटा दिया था कि कोई कॉर्पोरेट हाउस चाहे जितना दान दे सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं तय की गई थी। इन 2 मुद्दों के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी उसको रद्द कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम परफेक्ट नहीं थी ये कहा जा सकता है, उससे बेहतर कुछ हो सकता है ये भी कहा जा सकता है, लेकिन पिछले 75-77 सालों में, 78 सालों में, या 1950 से अगर आप बात करें जब संविधान बना है, तब से लेकर अभी तक के इतने दशकों में जो भी व्यवस्था चुनावी चंदे की बनी, उनमें सबसे बेहतर व्यवस्था थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। उसका सिस्टम आपको पता है, न पता हो तो संक्षेप में फिर से जो है दोहरा देता हूं, आपको याद आ जाए। उसमें व्यवस्था ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करेगा। ये बॉन्ड की जो है वो मियाद 15 दिन की होगी। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड होंगे। ये बॉन्ड जो है कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडिविजुअल, हम आप भी खरीद सकते हैं और खरीदकर जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, उसको दे सकते हैं। वो पार्टी उसको अपने अकाउंट में
अपने बैंक अकाउंट में जमा कराकर भुनाएगी। यानी सारा ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग सिस्टम के जरिए होगा। उससे पहले तक जो व्यवस्था थी वो जो औपचारिक रूप से मान्य थी कि 20,000 तक का जो है आप डोनेशन दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं बिना किसी जानकारी दिए हुए, मोदी सरकार ने ही घटाकर 2,000 कर दिया था और फिर उसको भी खत्म कर दिया और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्कीम लेकर आई। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 2009 के चुनाव में बीजेपी ने कोशिश की थी कि केवल चेक से चंदा ले। तो इस बिल को पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कॉर्पोरेट हाउस नहीं चाहते कि उनकी ये पहचान उजागर हो या ये जानकारी सार्वजनिक हो कि वो किस पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं, इसलिए वो चेक से चंदा नहीं देते या बैंकिंग सिस्टम के जरिए चंदा नहीं देते। ये जो व्यवस्था की जा रही है इसमें इस बात को गोपनीय रखा जाएगा कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो ये गोपनीयता का आधार तो पहली जो गड़बड़ नजर आती है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि एक कानून बनाते समय देश की संप्रभु सरकार ने एक वादा किया कि ये गोपनीयता रहेगी कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में न केवल स्कीम को रद्द किया बल्कि ये कहा कि 13 मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बताए कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने या किस इंडिविजुअल ने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया। ये सारा डिटेल वो चुनाव आयोग को दे, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसको सार्वजनिक करे। तो जब स्कीम शुरू हुई थी तो एक प्रोटेक्शन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बीच स्कीम में हटा लिया। ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कानून लागू हो ऐसी व्यवस्था अपने देश में है नहीं। इसी आधार पर कई कानूनों को रद्द कर चुका है सुप्रीम कोर्ट खुद ही, और उसमें सबसे जो प्रमुख कानून मेरी नजर में है वो बेनामी एक्ट है। आपको मालूम है कि राजीव गांधी के समय बेनामी कानून बना था 1988 में, 1988 में, लेकिन उसके रूल्स कभी नोटिफाई नहीं हुए तो इसलिए लागू नहीं हुआ। 2016 में मोदी सरकार ने उसके रूल्स नोटिफाई किए और लागू किया और कहा कि ये लागू होगा 1988 से, जब से ये कानून बना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है कानून लागू नहीं कर सकते, यानी पिछली तारीख से कानून लागू नहीं कर सकते। जब से रूल्स नोटिफाई हुए हैं तब से इसे लागू माना जाएगा। तो 1988 से 2016 के बीच के जितने मामले थे, उन पर जितने मुकदमे बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सरकार ने दायर किए थे, एजेंसियों ने दायर किए थे, वो सब मुकदमे अपने आप अदालतों से खत्म हो गए, उनकी जांच खत्म हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कि आप बताइए पिछली तारीख से, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लागू हुआ तब से बताइए कि किस कॉर्पोरेट ने या किस इंडिविजुअल ने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया। देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है और पूरी दुनिया में है। कोई कॉर्पोरेट हाउस या कोई डोनर ये नहीं जाहिर करना चाहता कि वो किस पार्टी से एफिलिएटेड है या किस पार्टी को पसंद करता है। ट्रस्ट का सिस्टम है, कई ट्रस्ट बने हुए हैं, टाटा ने भी ट्रस्ट बनाया हुआ है जो पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि कितना डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, लेकिन किस पार्टी को कितना दिया ये उसमें भी नहीं बताया जाता। और टाटा का जो ट्रस्ट है उसका सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वो उनका आधार डोनेशन देने का ऐसा नहीं है कि जिसको जितनी मर्जी हो उस हिसाब से दिया। उनका आधार ये है कि लोकसभा चुनाव में, यानी जब हम दे रहे हैं उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें किस पार्टी को कितने % वोट मिले और कितनी सीटें मिली हैं, उस आधार पर जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उनको मान लीजिए 100 करोड़ का डोनेशन देना है। उसमें कुल लोकसभा सीटों का जो परसेंटेज सबसे ज्यादा है जिसके पास, उसको सबसे ज्यादा डोनेशन मिलेगा। तो ये एक सिस्टम टाटा ने बनाया था जो अभी भी चल रहा है। तो उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं जिसके जरिए आप ये सिस्टम लागू कर सकें कि बिना ये डिस्क्लोज किए हुए कि कौन किसको कितना दे रहा है। उसमें डर क्या होता है? डर ये होता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन मालूम हो गया, सरकार बदल गई तो हमारे खिलाफ जो है विंडिक्टिव एक्शन हो सकता है। इस डर से बताना नहीं चाहते लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह नहीं कहा कि आप इस व्यवस्था में सुधार कीजिए, सीधे इस व्यवस्था को रद्द कर दिया।
तो जो चल रही थी व्यवस्था, उससे बेहतर व्यवस्था थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, अब वो भी खत्म हो गई। यानी हम पिछले दौर में लौट आए हैं। पिछला दौर यानी कैश के दौर में लौट आए हैं, यानी ब्लैक मनी के दौर में लौट आए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट की कृपा से हुआ है। दरअसल इस फैसले का उद्देश्य, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पर, कोई उसकी नीयत पर शक नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसमें एक बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, कि ये जो दो चीजें हुई हैं कि बताया नहीं जाएगा कि किसने कितना दान दिया, कितना चंदा दिया, और दूसरा जो अपर लिमिट हटा ली गई है, इसका नाजायज फायदा कॉर्पोरेट उठा सकते हैं, आर्थिक दबाव बना सकते हैं, आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसी को लक्ष्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष किया। जब वो कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए गए तो वहां उस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ भगवान कृष्ण और सुदामा के समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, नहीं तो कोई एक पीआईएल दायर कर देता और कहता कि भगवान कृष्ण ने सुदामा से रिश्वत ली। जो चावल की पोटली सुदामा ने भगवान कृष्ण को दी थी, उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट होता, वो फैसला सुना देता कि भगवान कृष्ण ने सुदामा से रिश्वत लिया। तो साफ साफ उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की ओर था कि आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्यों के आधार पर। जो इस सिस्टम के तहत, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो पैसे मिले हैं अलग अलग पार्टियों को, जिसका ब्यौरा उनको चुनाव आयोग को देना पड़ता है, किसने दिया है ये नहीं बताना पड़ता, कितना मिला है ये बताना पड़ता है। तो बीजेपी को जो कुल डोनेशन मिला है, जो चंदा मिला है, चुनावी चंदा मिला है, उसका 52% यानी 52% इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। कांग्रेस को जो मिला है उसका 61% इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसी तरह से टीएमसी को 93%, डीएमके और बीजेडी को लगभग 90%। इस तरह से 80 से लेकर 93% तक जो डोनेशन मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनमें से ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं। इस फैसले के पीछे सोच भले रही हो कि जो सबसे बड़ा दल है, जो केंद्र में सत्ता में है, उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो उसको फायदा न मिलने पाए, ये रोकने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों का किया है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिलता है वो नंबर 1 का पैसा होता है। बैंकिंग चैनल से पैसा आता है तो उसको आप चुनाव में खर्च करते हैं, अपने संगठन पर खर्च करते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उसका खर्च का हिसाब देते हैं, सब कुछ नंबर 1 में है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो आपको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको उस पैसे को इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत, किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं होती। अब क्या होगा? अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब जो पैसा आएगा वो कैश में आएगा। तो अब तो जो सत्ता में है, खासतौर से केंद्र में, जिसके पास इनकम टैक्स विभाग है, उसके लिए एडवांटेज कई गुना बढ़ गया है। चुनाव के समय पैसा इधर से उधर भेजा जाता है, इस जिले से उस जिले या इस प्रदेश से उस प्रदेश, पार्टियां भेजती हैं, उसमें कैश भी होता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो है इसकी मात्रा बहुत कम हो गई थी। अब 2024 के चुनाव में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनकम टैक्स इस पर छापा मारता रहता है कैश का, और पूछता है हिसाब, कि अगर आपके पास हिसाब है कि किन सोर्सेस से आया तो ठीक है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो वो जब्त हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स मिलकर ये छापेमारी करते हैं कि कैश का जो है ट्रांजैक्शन कम से कम किया जा सके। अब जो होगा, जो छापेमारी होगी, अगर केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करना चाहे, जो कि जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो जो विपक्षी दलों के पैसे हैं उन्हीं पर छापामारी ज्यादा होगी। जो सत्तारूढ़ दल के पैसे हैं उनके आवागमन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्षेत्रीय दलों की स्थिति वो हो गई है। उन्नाव, कानपुर और उसके आसपास एक कहावत है, मांगे गए पूत मर गए भतार, यानी बेटे के का वरदान मांगने गए और पति की मौत हो गई। ये उस तरह का हुआ है। विपक्ष जो है वो इस पीआईएल को लेकर गया था और उसको लगा था कि सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने जो है अमान्य कर दी है, गैर संवैधानिक बता दिया है, तो अब इससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल अभी पता चलेगा क्षेत्रीय दलों को कि सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यानी केंद्र के सत्तारूढ़ दल की एक आंख
फोड़ने के चक्कर में क्षेत्रीय दलों की दोनों आंखें फोड़ दी हैं। तो ये इस फैसले का असर आपको इस चुनाव के दौरान ही पता चल जाएगा, लोकसभा चुनाव के दौरान ही, कि कितना बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।